बच्चों अब बात करते हैं रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड। एक्चुअल में कुछ साल पहले तक एक इसमें सेक्शन था जिसके अंदर ये लिखा था कि इतने परसेंट अगर आप डिविडेंड देंगे तो कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना कंपलसरी है। लेकिन बाद में वो सेक्शन हट गया तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं बचा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फ्री and can appropriate a part of the profit to the reserve। तो यहाँ पर फ्री है, ये जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, कम ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। पहले मिनिमम एक अमाउंट थी जो करनी थी ट्रांसफ़र। अगर आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती होती थी, अब नहीं है वो। एप्रोप्रिएशन ऑफ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज समटाइम्स मेड अंडर लॉ। तो ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जब चाहें जो कर सकते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशन में कुछ परसेंटेज होती है, जैसे बैंकिंग कंपनी में फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है जो इन्हें पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है डिविडेंड देने से पहले, जो कंपनी लॉ में सबके लिए पहले था। ट्रांसफर ऑफ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू अ रिजर्व इज ऑल्सो नेसेसरी वेयर कंपनी हैज अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ लोन that before any part of its profit is distributed, a specified percentage of profit every year shall be credited to reserve for the payment of loan। सपोज आपस में कोई ऐसी बातचीत है तो अलग बात है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा पहले एक लिस्ट होती थी कि 10% डिविडेंड होगा, 10 to 20% होगा, तो कितना ट्रांसफर करना है, अब वो रिलेवेंट नहीं है। पास्ट लॉसेस। Before declaring any dividend, the company must provide for the amount of loss as per the books of account। जो books of account में loss है वो, या the amount of depreciation provided as per the books of account in that year or those years whichever is less। Thus past losses to the extent the losses are due to depreciation must be provided for। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। Calculate the amount of the reserved profit in the third year from the information given below। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर है और तीनों साल में इनके पास लैक्स में फिगर दे रखी है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में लॉस है। डेप्रीशिएशन जो इन्होंने लिखा है वो 3 है इन प्लेस ऑफ 24 एंड 21। तो हमें डिविडेंड देने से पहले ये तो पता ही है कि हमें जो पुराना एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लेना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं करंट ईयर प्रॉफिट कितना है। करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 75 लाख है। इसमें से सबसे पहले हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो 18, लेकिन हमने बुक में लिखा 9 एज पर बुक्स 9। तो ऐसी सिचुएशन में ये आ जाएगा 66। अब हमें डिविडेंड देने से पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक तो ये डेप्रिसिएशन से पहले का है, तो हमें पुराना डेप्रिसिएशन जो भी है, जो एरिया ऑफ डेप्रिसिएशन है, सबसे पहले तो वो लेस करना होगा। तो लेस करेंगे एरिया ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब तक हम डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर लेते हैं एरिया ऑफ डेप्रिसिएशन, जब तक हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। ये हमने पहले पढ़ा था, इस पॉइंट को हमने पहले पढ़ा था जब हम बोनस ये जो डिविडेंड देने के बारे में थ्योरी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो डिविडेंड के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो जो थ्योरी थी उसमें हमने पढ़ा था कि इन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा, ये रहा।
ये तो डेप्रिसिएशन है। इसके लिए लिखा है प्रोवाइड दैट सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 provides that depreciation must be to the extent specified in schedule second, ये हमें देना पड़ेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट के साथ साथ हमें डेप्रीशिएशन पहले लेस करना पड़ेगा। अगर हमने डेप्रीशिएशन लेस नहीं करा तो हम लोग डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारा डिविडेंड से रिलेटेड पॉइंट था। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें पुराना जो एरियर है डेप्रीशिएशन का वो लेस करना है, और एक बार डेप्रीशिएशन का एरियर लेस कर देंगे तो उसके बाद में फिर हम लोग ये वाली बात करेंगे पास्ट लॉसेस के बारे में। तो एरियर ऑफ डेप्रीशिएशन सबसे पहले लेस करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन एरियर है 24 की जगह 23 लगाया हमने, 21। सेकेंड ईयर में 21 की जगह 3 लगाया हमने, 18। और जो थर्ड ईयर है करंट ईयर है इसमें 18 की जगह 9। हमारा 48 का डेप्रीशिएशन ऐसा है जो अभी तक हमने लेस नहीं करा, लेकिन हमें लेस करना चाहिए था। तो ये लेस करने के बाद में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर लॉस, 18 आ गया। अब हम आते हैं पास्ट लॉसेस पर जो आज हमने पढ़ा। लेस पास्ट लॉसेस, और इसमें पढ़ा है अमाउंट ऑफ लॉस एज पर द बुक्स। फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ लॉस एज पर बुक्स। बुक्स के हिसाब से लॉस क्या है? तो अगर हम देखते हैं कि बुक्स के हिसाब से लॉस क्या है, तो जो फर्स्ट ईयर है हमारा 30 का लॉस है बिफोर डेप्रीशिएशन और 3 का डेप्रीशिएशन और लिखा है। तो फर्स्ट ईयर का लॉस हो जाएगा 33। सेकेंड ईयर का लॉस हमारा 15 लाख का लॉस पहले ही था, 3 का डेप्रीशिएशन और हो गया, तो ये हो गया 18। तो टोटल मिलाकर, क्योंकि करंट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट ईयर लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो ये 51 हो गया। और सेकंड पॉइंट में लिखा है या आपने जो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करा बुक्स में, और डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रीशिएशन हमने लिखा है वो है 3, और सेकेंड ईयर में भी 3 है, तो टोटल 6 आ गया। तो इन दोनों में से जो भी कम होता है वो लेते हैं 6। तो हमारे पास डिविजिबल जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 12, क्योंकि हमारे पास 12 लैक्स का प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इसे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने कवर किया कि एक तो हमें एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन को लेस करना है, और करंट ईयर में हमें करंट ईयर का डिविडेंड निकालने से पहले हमें पास्ट लॉसेस को, जो पास्ट लॉसेस है हमारे एज पर द बुक्स या डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, दोनों में से जो भी कम है वो भी लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या हम लोग रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हैं या नहीं। देखिए, हमें डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट का मतलब फ्री रिजर्व्स है, और अगर हमारा कोई पास प्रॉफिट है जो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, तो वहां से भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट। वो क्या है समझ लेते हैं, और कैसे हम आउट ऑफ पास प्रॉफिट्स रिजर्व्स में से डिविडेंड कैसे दें वो देख लेते हैं। Declaration and payment of dividend out of the reserve for the purpose of second proviso of section 123 subsection 1, a company may declare dividend out of the accumulated profits earned by it in the previous years and transferred by it to the reserves in the event of inadequacy or absence of profit in any year subject to the fulfillment of following conditions। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपका करंट ईयर या पास्ट ईयर प्रॉफिट्स
इनसफिशिएंट है तो आपने जो प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर किया था उस रिजर्व में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, बट ऑन सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। तो रूल क्या कहते हैं? नंबर 1, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ द at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year। देखिए, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको जो डिविडेंड देना चाहिए वो बहुत ज़्यादा थोड़ी ना देना चाहिए। तो एक सीलिंग लगा दी कि अगर आपको इस साल प्रॉफिट नहीं है और आप रिजर्व प्रॉफिट में से अगर आप देना चाहते हैं डिविडेंड, तो पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात हो रही है रेट की, ठीक है। Provided that this sub rule shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the 3 financial years। अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड ही नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि जीरो रेट है तो अब भी नहीं दे सकती है कंपनी, तो ये अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड है, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एज अपीयरिंग इन द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो आखिरी हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 1/10 से ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर कितना पैसा निकाल सकते हैं उसकी बात है। थर्ड पॉइंट कहता है द अमाउंट सो ड्रॉन फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिक्लेयर्ड। तो ये कह रखा है कि सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अपने लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट में से ही आप डिविडेंड दे पाएंगे। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% of the paid up capital as appearing in the latest audited financial statement। ये भी कह रखा है कि आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो कितना मेंटेन्ड होना चाहिए रिजर्व में, उसे जीरो नहीं कर सकते, उसे खाली नहीं कर सकते। और आगे लिखा है नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन और प्रोवाइडेड इन द बुक्स आर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द करंट ईयर। ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट as per accumulated losses as per the books or depreciation provided whichever is less should be first provided for। ठीक है, तो इसे अब हम दोबारा से थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम विड्रॉल कितना पॉसिबल है, कितना आप ज्यादा निकाल सकते हैं। The total amount so drawn from the reserve must not exceed 10% of the sum of the paid up capital plus free reserves as appearing in the latest audited financial statement। Minimum balance after withdrawal should be minimum at least 15% of the paid up share capital as per the latest audited financial statement। एक नोट है, तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस इन रिजर्व शुड बी मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, है ना, ये होना चाहिए कम से कम। और एट प्रेजेंट है ये, तो हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं? विड्रॉ करने की अमाउंट मैंने पिंक कलर में कर दी है। बैलेंस इन जनरल रिजर्व जो अभी है और इसमें से हम जो निकाल सकते हैं वो 15% मिनिमम बैलेंस चाहिए, बाकी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो सकता है? तो रेट ऑफ डिविडेंड मस्ट नॉट एक्सीड द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड in the 3 years immediately preceding that year। The amounts of drawn first be utilized to set off the losses। तो हमने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं, इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम इस अमाउंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर, दीपक लिमिटेड ने अप्रूव किया है कि वो जनरल रिजर्व में से डिविडेंड देना चाहते हैं। तो हमें डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रूल्स 2014 लगाने पड़ेंगे। हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, करंट ईयर प्रॉफिट दिया है। याद रखिएगा जहाँ जहाँ हमें लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का डाटा लेना है वहाँ पर हम करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं लेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इमीडिएटली 5 इयर्स में कितना दिया है हमें बता रखा है, जबकि हमारे रूल्स में जो आता है वो 3 इयर्स का आता है। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें
पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक पॉइंट क्या था हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम विड्रॉल कितना हो सकता है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो यहाँ पर हमारे पास पेड अप कैपिटल 8,75,000 है, प्लस हमारे पास शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है। वहाँ पर पेड अप कैपिटल बोला है, पेड अप इक्विटी कैपिटल नहीं बोला है। तो इसका मतलब हम इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेंगे। जनरल रिजर्व लेंगे 10,25,000। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या लेने को लिखा है। The total amount so drawn from the reserve must not exceed 10% of the sum of paid up capital plus fee reserves as per the latest audited financial statements। क्योंकि लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये तो नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो हमारे पास आ गया ये टोटल कर लेते हैं। आज मैं लेफ्ट हैंड से करके देखता हूँ। 8,75,000 प्लस 40 लाख प्लस 10,25,000। तो ये अमाउंट हो गई 59 लाख का 10%, दैट इज 5,90,000। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हमारे पास जो अमाउंट होनी चाहिए कम से कम 15% होनी चाहिए। हमारे पास जो बैलेंस मेंटेन्ड होना चाहिए कम से कम 15% होना चाहिए जनरल पेड अप कैपिटल का। तो अमाउंट कितना विड्रॉल हो सकता है सेकंड पॉइंट के हिसाब से, मैक्सिमम विड्रॉल। तो ये हो सकता है बैलेंस इन जनरल रिजर्व माइनस मिनिमम बैलेंस विच इज 15% ऑफ पेड अप कैपिटल एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है हमारे पास 10,25,000 का बैलेंस है, और जो 15% लेना है पेड अप कैपिटल का लेना है। और पेड अप कैपिटल हमारे पास दो हैं, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि कितना हो पाएगा। ये हो गया 48,75,000 का 15%, तो 10,25,000 माइनस 7,31,250। तो ये आ गया हमारे पास 2,93,750। तो अभी तक के दोनों पॉइंट्स में तो हमें ये बात पता चल गई कि हम 293,750 ही ले सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो सकता है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 years डिविडेंड रेट। तो हमारे पास जो लास्ट 3 साल हैं वो हैं 17, 18 और 15। सेवनटीन 18 15 डिवाइड बाय 3, 16.67% हम डिविडेंड दे सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ से हमें ये नहीं पता चल पाया कि कितना अमाउंट निकाल सकते हैं हम। यहाँ से हमें डिविडेंड का रेट पता चला है। तो यहाँ से अगर हमें डिविडेंड का रेट पता चला है तो इस रेट के हिसाब से हम लोग कितना जनरल रिजर्व निकाल सकते हैं वो पता लगा लेते हैं इस रेट के हिसाब से। तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट है हमारे
को एक तो इक्विटी डिविडेंड से पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना पड़ेगा, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो है 8,75,000 का 10%, 87,500। और अगर हम चाहते हैं कि इक्विटी डिविडेंड 16.67% हो तो उसकी अमाउंट हो जाएगी 40 लाख इंटू 16.67%, तो ये हो जाती है हमारी, अगर हम पूरा एग्जैक्टली 16.666667% लें पूरा एग्जैक्टली, तो ये हमारा होता है 6,66,667। और अगर हम ये ले लेते हैं 40 लाख का 16.67%, तो ये हो जाता है 6,66,800। तो अगर आप 6,66,667 लेते हैं वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। इसका मतलब अब आपको जो टोटल पैसा चाहिए वो चाहिए 754,300। ये टोटल आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, और इसमें से आपके पास है कितना, तो हमारे पास अवेलेबल है P&L में करंट ईयर वाला 2,50,000, तो 2,50,000 रुपये हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें रिक्वायरमेंट है फ्रॉम जनरल रिजर्व 5,04,300। अगर हमें 16.67% का डिविडेंड रेट देना है तो हमें 5,04,300 की रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से 590 की रिक्वायरमेंट है, सेकंड के हिसाब से 293,750 और थर्ड के हिसाब से 5,04,300। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए तीनों में जो सबसे कम है वही हम निकाल ले सकते हैं, अदरवाइज हम बाकी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल पाया कि हम लोग मैक्सिमम विड्रॉल फ्रॉम जनरल रिजर्व जो कर सकते हैं वह 293,750। अब एक तो ये बात हमें पता चल गई है ना। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर टू असरटेन द अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व कितना हम निकाल सकते हैं ये हमने पता लगा लिया। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ कुछ और भी समझाना चाहता हूँ, वो ये कि अगर हम इतना पैसा निकालते हैं जनरल रिजर्व में से तो हम कितना डिविडेंड दे पाएंगे। तो जनरल रिजर्व में से हमने ये निकाला और P&L में हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 2,50,000। तो हमारे पास जो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,93,750 प्लस 2,50,000, 5,43,750। हमारे पास जो टोटल पैसा अवेलेबल आ जाएगा प्रॉफिट में, रिजर्व्स में से जो विड्रॉ कर सकते हैं वो और P&L में, वो है 5,43,750। इसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे हम, वो तो इस क्वेश्चन में लॉस नहीं है, अदरवाइज हमें लॉस भी पहले देना पड़ता। 87,500। इसका मतलब हम लोग जो मैक्सिमम इक्विटी डिविडेंड दे सकते हैं वो है 4,56,250। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये पेड अप फेस वैल्यू का 11.40625 मतलब 11.41% बैठता है। तो हम अगर जनरल रिजर्व में से डिविडेंड निकालना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम
हम जो डिविडेंड रेट दे सकते हैं वो 11.41% है। नो डाउट ये हमारे एवरेज रेट से कम है। ठीक है बच्चों, तो ये था एक क्वेश्चन जिससे आपको ये पता चल सके कि हमें कैसे जनरल रिजर्व से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। बाकी और क्वेश्चंस भी हैं कुछ, उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। भावना लिमिटेड है और इनकी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, पिछले कुछ सालों की इंफॉर्मेशन है, और डिविडेंड का रेट भी दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल भी दे रखी है। रिजर्व है हमारे पास 1 अप्रैल को 50,000, लॉस है 15,000 और डेप्रीशिएशन है 6,000। कंप्यूट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स एंड इफ भावना लिमिटेड डिजायर टू डिक्लेयर डिविडेंड 8.5% फॉर द लॉस ईयर 14-15। इस साल हमें लॉस हुआ है, इस साल ये डिविडेंड देना चाहते हैं और इन्हें लॉस हुआ है तो भी ये डिविडेंड देना चाहते हैं, तो लॉस वाले ईयर में भी डिविडेंड देना चाहते हैं, तो क्या ये दे सकते हैं, हमें बताना है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी निकाली जा सकती है जनरल रिजर्व से, तभी हम बता पाएंगे कि ये 8.5% दे सकते हैं या नहीं। वैसे पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड रेट भी देखना पड़ेगा। चलो हम करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी withdrawn from जनरल रिजर्व। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि हम मैक्सिमम अमाउंट कितना निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल है 1 लाख प्लस रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल की रिजर्व, तो पिछले साल का रिजर्व का बैलेंस हमें 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल रहा होगा, तो 1,50,000, 1,50,000 का 10% 15,000 हो गया। ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हम कितना अमाउंट जनरल रिजर्व से निकाल सकते हैं। तो 50,000 की जनरल रिजर्व से मैक्सिमम 15,000 निकाल सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट था कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट होगा बैलेंस इन जनरल रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो बैलेंस इन जनरल रिजर्व 50,000 माइनस 15% ऑफ पेड अप कैपिटल 15,000। तो एज पर द सेकेंड पॉइंट हम लोग 35,000 रुपीज जनरल रिजर्व से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैक्सिमम डिविडेंड रेट। जो डिविडेंड का रेट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? पिछले 3 साल का एवरेज रेट 10 + 8 + 6 डिवाइड बाय 3, 8%। तो पहली बात तो ये जो 8.5% बोलना चाह रहे हैं, तो 8% से ज्यादा तो ये दे ही नहीं सकते, और अभी भी ये चेक करना पड़ेगा कि 8% भी दे सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि जो जनरल रिजर्व से अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से पहले हमें कुछ लॉसेस होंगे, उसको भी सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो हमें कितना पैसा चाहिए, क्या हम 8% दे सकते हैं या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हमें अब हर एक नोट कैलकुलेट करना होता है कि अमाउंट रिक्वायर्ड, इसी में ही थर्ड पॉइंट में अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 8% डिविडेंड। 8% डिविडेंड के लिए कितना अमाउंट चाहिए?
एक तो 1 लाख की कैपिटल है, 8% का डिविडेंड 8,000 रुपीज चाहिए हमें। दूसरा, डिविडेंड जब तक आप नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप लॉस को सेट ऑफ ना करें, और वो क्या होता है हमने अभी भी पढ़ा था कि लॉस एज पर द बुक्स और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड विच एवर इज लेस। तो ये प्लस हमें और क्या चाहिए अमाउंट, लॉस एज पर बुक्स जो दिया हुआ है हमें, लॉस एज पर द बुक्स 15,000 और डेप्रिसिएशन 6,000 विच एवर इज लेस। तो 6,000 हमें ये भी चाहिए, तो वी रिक्वायर 14,000। तो अगर आप 8% का डिविडेंड रेट देना चाहते हैं तो आपको 14,000 रुपए की जरूरत है, और 14,000 रुपए इन दोनों में से जो भी पॉइंट कम है उसकी रेंज में आने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट कहता है 15,000 निकाल सकते हो, सेकंड पॉइंट कहता है कि आप 35,000 ले सकते हो, इन दोनों में से जो भी कम है, ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। तो आप 15,000 रुपए निकाल सकते हो, लेकिन आपको जरूरत कितनी है, 14,000 की, तो आप 14,000 ही निकाल सकते हो। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट में जो सबसे कम है 15,000, 35,000, 14,000, 15,000, 35,000 एंड 14,000, इन तीनों में जो सबसे कम है 14,000, ये अलाउड है, आप इतना निकाल सकते हो। और ये कौन से पॉइंट से आ रहा है, 8% वाले पॉइंट से आ रहा है, तो आप निकाल सकते हो। इसका मतलब 14,000 निकालोगे, और डिविडेंड रेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिविडेंड रेट हो सकता है 8%। अब मैं इसी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं आपको समझाने के लिए। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, जो समझाना था वो बात हो गई खत्म, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बता देता हूं। सपोज ये पॉइंट आता हमारा 10,000, फर्स्ट पॉइंट में 15 की जगह 10,000 आता, तो तीनों में सबसे कम अमाउंट क्या आता, तीनों में सबसे कम अमाउंट आता 10,000। तो इसका मतलब आप जनरल रिजर्व से केवल 10,000 निकाल सकते थे, और 8% के लिए तो 14,000 चाहिए। इसका मतलब हम 8% भी नहीं दे सकते थे, तो क्या करते हम ये कहते हैं 10,000 रुपये ज्यादा निकलेंगे, इस 10,000 में से डिप्रिसिएशन और लॉस विच एवर इज लेस 6,000 लेस होगा, बचेगा 4,000 का ही डिविडेंड दे पाएंगे, दैट इज 4%। इसका मतलब अगर जो मिनिमम अमाउंट आ रही है वो थर्ड पॉइंट डिविडेंड वाली मिनिमम अमाउंट आ रही है, तो जो रेट है वही हो जाएगा। अगर मिनिमम अमाउंट इसकी जगह थर्ड पॉइंट की जगह फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में कोई मिनिमम अमाउंट आती है, तो हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि रेट क्या होगा डिविडेंड का, क्योंकि जो अमाउंट हम सोच रहे थे वो भी अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड के इक्वल भी नहीं है हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, कम डिविडेंड देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, शेयर कैपिटल कितनी है, फ्री रिजर्व्स, लॉस, रेट ऑफ डिविडेंड लास्ट 8 ईयर्स में कितना दिया गया था, कंप्यूट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व। अगर ये 8% का डिविडेंड देना चाहते हैं, एक्सपर्ट कमेंट भी आप करिए। तो पहले तो हम देख नहीं सकते कि 8% दे सकते हैं, यानी पहले तो हमें पॉइंट करना पड़ेगा। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग कैन बी withdrawn. नंबर 1, मैक्सिमम विड्रॉल जो अलाउड है मैक्सिमम विड्रॉ है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लेटेस्ट बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो पिछले साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट अवेलेबल होगी, और उस समय भी इक्विटी शेयर 100 लाख के रहे होंगे, फ्री रिजर्व 20 लाख की थी, तो 10% ऑफ 120 लाख दैट इज 12 लाख।
तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है कि 12 लाख रुपीस का विड्रॉल पॉसिबल है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, दैट इज 15% ऑफ 100 लाख, तो 15 लाख ये मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है फ्री रिजर्व्स में। तो अवेलेबल कितना हो पाएगा इस हिसाब से, अभी बैलेंस है 20 लाख, मिनिमम होना चाहिए 15 लाख, तो 5 लाख ही अवेलेबल है। तो अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को देखें तो फर्स्ट कंडीशन तो बेकार हो गई क्योंकि मिनिमम चाहिए, तो अब हमारे पास मिनिमम है 5 लाख। एक कंडीशन है और देख लेते हैं, क्या पता उसमें इससे भी कम आ जाए। और थर्ड है कि जो मैक्सिमम रेट हो सकता है होता है 3 इयर्स एवरेज। 3 इयर्स एवरेज क्या, 9 + 10 + 11/3, तो 10%। ये हमारी मैक्सिमम डिविडेंड की रेट हो सकती है। अब इस डिविडेंड की रेट के लिए मनी रिक्वायर्ड कितनी होगी, 100 लाख का 10%, 10 लाख। और इससे पहले हमें लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हमें लॉस दिया हुआ है। तो हमारे पास 11 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो अब इन तीनों में से सबसे कम 5 लाख ही आ रहा है। इसका मतलब हम 5 लाख रुपए कहाँ से जनरल रिजर्व से निकालेंगे। अब 5 लाख निकालने के बाद डिविडेंड कितना दे पाएंगे वो और देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट से जो अवेलेबल होगा, परमिसिबल विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स है 5 लाख। इसमें से आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करोगे 1 लाख के, तो हमारे पास 4 लाख अवेलेबल है। अब इस 4 लाख से हम डिविडेंड 4 लाख देंगे, तो डिविडेंड परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4 लाख हमने 100 लाख पर दिया है तो 4%। हम 4% डिविडेंड दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 8% का रिकमेंड किया, एक्सपर्ट कमेंट करिए, हम एक्सपर्ट कमेंट करेंगे 8% इज नॉट विद इन लिमिट, सो स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड, 4% कैन बी गिवन। तो 4% तो हम आराम से दे सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है 4% देने में। ड्यू टू प्रॉब्लम इन प्रॉफिट्स, और दीप्ति लिमिटेड है उसके पास में प्रॉफिट कम है, तो इन्होंने डिविडेंड में से डिविडेंड जो है जनरल रिजर्व में से देना डिसाइड किया है। तो हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैक्सिमम जो विड्रॉन पॉसिबल है वो है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल 40 लाख प्लस फ्री रिजर्व्स 8 लाख एंड 20,000। और ये हमें लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का चाहिए होता है, तो इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं आ पाता।
ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं आ पाता। तो ये हो जाता है 48 लाख 20,000 का 10% 4,82,000। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है बैलेंस होना चाहिए एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। तो हमारे पास अभी जो जनरल रिजर्व के अंदर बैलेंस है वो है 8 लाख और चाहिए कम से कम 40 लाख का 15%। तो हमें 6 लाख की जरूरत है कम से कम। सेकंड पॉइंट के हिसाब से हम केवल 2 लाख निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और जो थर्ड पॉइंट है वो है एवरेज डिविडेंड रेट जो है 15%। इससे ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये डिविडेंड जो आपको देना है इसके लिए 15% देने के लिए आपको पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। उसके बाद में आपको इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा 30 लाख का 15% 4,50,000। तो डिविडेंड देने के लिए हमारे को रिक्वायर्ड है 5,50,000। इसमें से अवेलेबल बैलेंस हमारे पास क्या है 5.5 लाख रुपए देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है? ओपनिंग बैलेंस 20,000 का और करंट ईयर का 81। तो 2 लाख रुपए हमारे पास अवेलेबल है। शॉर्टफॉल हो गया 350 का। तो अब तीनों पॉइंट में सबसे कम पॉइंट है 2 लाख अमाउंट है, सबसे कम अमाउंट है 2 लाख। इसका मतलब आप 2 लाख से ज्यादा तो निकाल नहीं सकते। अब अगर आप 2 लाख निकालेंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल यूज ऑफ जनरल रिजर्व इज 2 लाख। अब इस 2 लाख में से सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके पास 2 लाख रुपए का एक मैक्सिमम परमिसिबल जनरल रिजर्व आ गया और आपके पास जो P&L का बैलेंस है वो भी आपके पास 2 लाख है। तो आपके पास आ गया 4 लाख रुपए। इसमें से आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे दोगे और वो है 1 लाख रुपए। तो इक्विटी शेयर डिविडेंड के लिए आपके पास कितना बचेगा? 3 लाख रुपए। और इक्विटी शेयर डिविडेंड की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 3 लाख डिवाइड बाय 30 लाख 10%। आप इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम 15% नहीं 10% दे पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम ये चाहते हैं सारी सेटिस्फाइड हो जाए कंडीशन।